क्लास 10वीं की स्टूडेंट आपका स्वागत है एक और वीडियो। फाइनली आप हम यहाँ पर हिंदी पेपर लेके आ चुके हैं और साथ ही स्टूडेंट आपने अभी तक यहाँ पर कुछ भी याद नहीं किया है तो हम जो पेपर कराने वाले हैं और आप यहाँ पर इस पेपर याद कर लेते हैं। तो आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया। आगे बोलो। आपकी 75 में 70 नंबर आने वाले हैं और साथ ही स्टूडेंट हम यहाँ पर संपूर्ण हल सहित पूरा पेपर कराने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। साथ ही हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जिससे आपकी हिंदी पे अच्छे मार्क्स आ सके। ठीक है, हमने सोचा कि हम यहाँ पर स्टूडेंट की हेल्प करा देते हैं जिससे वो यहाँ पर हिंदी पे अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पर हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2023 हाई स्कूल एग्जामिनेशन मैन 2023 हिंदी आपका मार्क्स यहाँ 75 नंबर कराएगा। समय आपका 3 घंटे कराएगा और आपके रहने वाले यहाँ पर निर्देश, तो निर्देश भी आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। तो जो आप हिंदी पेपर बोर्ड देख लेते हैं उससे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आपको जो हिंदी पेपर बोर्ड देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपको यहाँ पहले तो यहाँ पर आते हैं सही विकल्प। ठीक है, आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं सही विकल्प। तो आपको यहाँ पर ध्यान से सुनना और देखना, जैसे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेना है क्योंकि आपको यहाँ पर दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आपको वीडियो को आराम से देखना और ध्यान से सुनना है। ठीक है, पहला आता गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारीर की लकड़ी से, नीम की लकड़ी से और चंदन की लकड़ी से और तुलसी की लकड़ी से। तो यहाँ पर गोपियों ने श्री कृष्ण की तुलना की है हारीर की लकड़ी से। आपका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह से देखिए। पूरी ऑब्जेक्ट आपको यहीं पे याद कर लेने हैं क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आपके पास आने वाले हैं। और दूसरा आता आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है संवत 1900 से, संवत 1050 से, संवत 1375 से, संवत 1800 से। तो यहाँ पर आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है संवत 1800 है। ठीक है, आपका यहाँ पर संवत 1800 यानी द आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका तीसरा आता है संचारी भावों की संख्या 32 है, 33 है या 34 है या 35। तो यहाँ पर संचारी भावों की संख्या वो है आपकी 33। ठीक है, आपका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छी तरह से सुनते जाइए और देखते जाइए। फिर आपका चौथा आता है नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है शिक्षा का विकास, समाज सुधार, मूर्तिकला का विकास, देशभक्ति की भावना। ठीक है, तो यहाँ पर नेताजी का चश्मा कहानी का मूल भाव है देशभक्ति की भावना। आपका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर द करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर आता है भोलानाथ के ललाट पर तिलक सुशोभित होता था कुमकुम का, भभूत का, चंदन का, सिंदूर का। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा बा करेक्ट आंसर। ठीक है, बा करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा भभूत का। फिर आपका यहाँ पर आता है जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें रीति विशेषण कहते हैं या जाति विशेषण या क्रिया विशेषण, इनमें से कोई नहीं। तो जो शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें कहते हैं यहाँ पर क्रिया विशेषण। ठीक है, आपका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपके यहाँ पर सही करा दिए और जो इनका स्क्रीनशॉट वो ले लीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर पढ़ने में आसानी लगेगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आपके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, आपके रेगिस्तान आते हैं। साथ ही आपको बता दें कि हम आपके लिए यहाँ पर 4 बजे रात को आपके लिए वीडियो बनाना है क्योंकि आपका हिंदी पूरा पेपर आ चुका है। ठीक है, तो आपको पूरा पेपर रट के जाना क्योंकि यही पे आने वाला है। फिर आपके यहाँ पर रेगिस्तान आते हैं जो 6 नंबर के आते हैं। तो पहला आता परशुराम अपना गुरु डॉट भगवान को मानते थे शिव या विष्णु। तो यहाँ पर परशुराम अपना गुरु शिव भगवान को मानते थे। ठीक है, शिव हो जाएगा आपका पहले में। और दूसरा आता है कप की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को कहते हैं। तो कप की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों के यहाँ पर कहते हैं अलंकार। दूसरे में आपका अलंकार रहेगा। और तीसरा आता मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के डोट गांव में हुआ था। तो मन्नू भंडारी का जन्म मध्य प्रदेश के यहाँ पर भानपुरा, ठीक है, भानपुरा गांव में हुआ था। तीसरे में आपका भानपुरा हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट डालते जाइए। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं चौथा यहाँ पर रेगिस्तान। तो आपके यहाँ पर चौथा रेगिस्तान आता है सच्चे साधु की पहचान उसके डॉट से होती है भक्ति से या विचारों से। तो यहाँ पर आपका चौथे में हो जाए विचारों से। ठीक है, और पाँचवा आता भोलेनाथ और उनके साथी डॉट की बेल पानी उलूचने लगे चूहों या सांपों। तो इसका आपका यहाँ 5वें का आंसर हो जाएगा चूहों। ठीक है, और फिर आपका यहाँ पर आता जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उसे कहते हैं निषेधवाचक या इच्छावेग। जिन वाक्यों से किसी कार्य के न होने का बोध होता है उन्हें निषेधवाचक, ठीक है, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। तो हमने आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान थे वो आपके संपूर्ण हल सहित करा दिए। ठीक है, तो आप इनके स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपके यहाँ पर आती हैं सयोनी। ठीक है, आपके यहाँ पर इतने सयोनी आती हैं 6 नंबर की आती हैं। तो पहली आती है आपकी उत्साह कविता। तो जो आपकी उत्साह कविता इसको मैच कर देना आपको यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से। ठीक है, और दूसरी आती कहानी आपकी हो जाएगी महाकाव्य, ये रही आपकी दूसरी। और जो तीसरी आती है कैप्टन चश्मे वाला, जो तीसरी है आपकी कैप्टन चश्मे वाला। तीसरी मैच आपको करना है यहाँ पर प्रतिमा पर चश्मा। और जो चौथी आती है जो कम बोलता है वो आपकी यहाँ पर हो जाएगी मितभाषी। और फिर आपकी आती है 5वीं माता का अंचल। तो ये हो जाएगी आपकी शिव पूजन सहाय से। और जो 6वीं आती है रचना के अनुसार बाकी के प्रकार होते हैं 6। तो आपके हमने सहयोग करा दी है। पहली आती है उत्साह कविता। तो आपकी सूर्यकांत त्रिपाठी कहानी आपकी महाकाव्य और कैप्टन चश्मे वाला, प्रतिमा पर चश्मा
जो कम बोलता है, ठीक है, जो कम बोलता है, तो आपका मितभाषी। और माता का अंचल, माता का अंचल आपका शिवपूजन सहाय। और रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार 3 होते हैं, ठीक है, रचना के अनुसार वाक्य के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो आपके हमने सही करा दी, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं एक साथ वाक्य मतलब जो 6 नंबर के हैं। तो पहला आता है विवाह के भेदों के नाम लिखिए। तो आपके यहाँ पर विवाह के भेदों के नाम लिखने हैं, जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो पहले का जो आपके विवाह के भेद होते हैं वो आपके यहाँ पर 2 होते हैं। पहला होता है आलम्बन और दूसरा होता है उद्दीपन। तो दोनों की याद कर लीजिए, ये आपके विवाह के भेदों के नाम है। अब दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर रामचरितमानस का प्रमुख छंद कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दूसरे का आंसर आपका क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर आपका हो जाएगा चौपाई, ठीक है, दूसरे का आंसर आपका चौपाई होने वाला, देख लीजिए। और फिर आपका तीसरा आता है हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? तो जो यहाँ पर हिंदी गद्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा वो है आपकी कहानी, ठीक है, तीसरे का आंसर आपका कहानी हो जाएगा, देख लीजिए। और साथ ही आप यहाँ पर याद भी करते जाइए। और चौथा आता है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ होता है कठिन कार, ठीक है, कठिन कार होता है, चौथे का आंसर आपका कठिन कार हो जाएगा। फिर आपका पांचवा आता है रस के अंगों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर रस के जो अंग होते हैं वो 4 होते हैं, ठीक है, पहला होता है स्थायी भाव, और दूसरा होता है विभाव, और तीसरा होता है अनुभाव, और चौथा आता है संचारी भाव, ठीक है। ये आपके यहाँ पर रस के अंग है, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जल्दी से रट लीजिए क्योंकि यही ऑब्जेक्ट आने वाले हैं आपके पेपर में। और फिर आपका 6वां आता माँ ने भोलानाथ की घाव पर क्या लगाया? तो यहाँ पर माँ ने भोलानाथ की घाव पर क्या लगाया? तो यहाँ पर पिसी हुई हल्दी लगाई थी, ठीक है, पिसी हुई हल्दी, ये आपका 6वें का आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट खा लीजिए, ये आपके एक साथ बाकी मतलब का सॉल्यूशन है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर खा लीजिए और जल्दी से आपको, क्योंकि आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तो उसके लिए आप स्क्रीनशॉट लगाइए। आप चलिए देख लेते हैं आपके सत्य आते हैं, जो कि आते हैं 6 नंबर के। तो पहला आता उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ? यहाँ पर उद्भव का संदेश गोपियों को गुड़ की तरह मीठा लगा। तो पहले का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा सत्य, ठीक है, पहला आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। और सॉरी, आपका पहला यहाँ पर असत्य रहेगा, असत्य, ठीक है, पहला आपका असत्य हो जाएगा। और दूसरा आता मुख्य गायक की आवाज़ भारी व गंभीर होती है। तो ये आपका यहाँ पर सत्य हो जाएगा, ठीक है, पहला आपका सत्य है, और सॉरी दूसरा आपका सत्य है और पहला आपका असत्य है। और जो तीसरा आता कैप्टन चश्मे वाला आज़ाद हिंद फौज का सिपाही था, ये आपका सत्य रहेगा। और चौथा आता लोक प्रेस उक्ति से मिलकर लोकोक्ति शब्द बना है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो हमने आपके 4 यहाँ पर सत्य असत्य करा दिए जो 6 नंबर के थे। अब 5वां देख लेते हैं। तो आपका 5वां यहाँ पर सत्य असत्य आता है, ठीक है, दोहा और चौपाई वाणिक छंद है, तो ये आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और जो 6वां आता माता का अंचल पाठ की रचना का मधु कंकारियाँ हैं, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। चलिए इसका जो सोल्यूशन है वो दिखा देते हैं, ठीक है। पहला आपका यहाँ पर देते, पहला आपका असत्य हो जाएगा और दूसरा भी आपका यहाँ पर असत्य है, ठीक है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, दूसरा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा और तीसरा आपका सत्य और चौथा आपका सत्य, ठीक है, और 5वां आपका असत्य और 6वां भी आपका असत्य। तो स्क्रीनशॉट काट लीजिए, ये आपने आपका सत्य असत्य का सोल्यूशन करा दिया और साथ ही आपका एक सतवाक उत्तर का सोल्यूशन। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आपके यहाँ पर घाल लीजिए क्योंकि आपका यही पेपर आने वाला है, तो स्क्रीनशॉट आपने घाल लिया होगा। अब चलिए देख लेते हैं आपके क्वेश्चन। तो आपके क्वेश्चन आते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं इनके भी आंसर करने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देख के जाना है आपको क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला है और आपके पास ज़्यादा टाइम बचा भी नहीं है। और 6वां आता रीतिकार को श्रृंगारकार क्यों कहा, लिखिए। 2 नंबर का तो आता है नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए। स्टूडेंट जो आपका 6वां क्वेश्चन आता है रीतिकार को श्रृंगारकार क्यों कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस काल में दरबारी कवियों ने अधिकतर श्रृंगार की रचना का इसे किया था, अतः इसे श्रृंगारकार के नाम से संबोधित किया था। इस काल में नारी के नक्शे का अतिरंजित चित्रण हुआ है, ठीक है। आपकी यहाँ पर हो जाएगी डेफिनेशन। और जैसे रीतिकार के आपको 3 भागों में बांटा गया, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। तो जल्दी से आप यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट है वो घाल लीजिए, स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। आपका क्वेश्चन 6 में का आंसर है और जो आपका अथवा क्वेश्चन है इसका आपका आंसर आपको खुद करना है, ठीक है। हम आपको एक आंसर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आपको याद भी करना है पेपर और आपको ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, इसलिए हम आपका एक क्वेश्चन का आंसर देते जा रहे हैं। और 7वां आता तुलसी अथवा नाग आचरण की काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखिए। आपका 2 नंबर का आपको 2 रचना लिखने और भावपक्ष लिखना है। स्टूडेंट आप यहाँ पर देखते हैं आपको गोस्वामी तुलसीदास पर आपके यहाँ पर काव्यगत विशेषताएं, तो आपको यहाँ पर 2 रचना लिखनी थी। तो आप यहाँ पर देखते हैं पहली तो आपकी रामचरितमानस आती है, दूसरी आती बिना पत्रिका और तीसरी आती गीतावली, चौथी आती कवितावली। इन दोनों में से आपको चारों में से यहाँ पर 2 रचना याद कर लेना है। और इसका जो भावपक्ष है, भावपक्ष आपका एरा, ठीक है, एरा आपका भावपक्ष है यहाँ से यहाँ तक। तो जल्दी से आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट खा लीजिए, आपको इसे याद कर लेना है। और जो आपका यहाँ पर है नागार्जुन, इसे आपको याद करना है, तो आप खुद यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पर खुद ढूंढना है। और 8वां आता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के आधार पर राम के स्वभाव की कोई 2 विशेषताएं लिखी। 2 नंबर का तो आता है गोपी के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए।
स्टूडेंट जो आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का अथवा गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए, उसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि और वह प्रजा को कभी भी सताए नहीं और निरंतर उनकी भलाई में लगा रहे। ठीक है, इस तरह से आपका आंसर है। ये रहा आपका पूरा आंसर, तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर हमने 8वां क्वेश्चन करा दिया। फिर 9वां क्वेश्चन आता है लक्ष्मण ने वीर उद्धव की क्या क्या विशेषता बताइए, आपका 2 नंबर का। अथवा आता है कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है। तो जो आपका यहाँ पर दिया लक्ष्मण ने वीर उद्धव की क्या क्या विशेषताएं बताइए, तो इसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं। ये रही ना यहाँ पर वीर उद्धव की विशेषताएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 6, यानी आपकी 6 विशेषताएं दी गई। तो आपको 3 कर लेना याद, तो स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब आपका यहाँ पर क्वेश्चन आता है। ठीक है, आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर लिखना है, 2 नंबर का। अथवा आता है स्थायी भाव और संचयी भाव में 2 अंतर लिखिए। तो जो आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर लिखना है, ये रहा उसका आंसर। ठीक है, ये आपका महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर है। ये आपके यहाँ पर 5 अंतर दिए हैं, तो आपको कोई यहाँ पर 3 याद कर लेना है। तो जल्दी से आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट यहाँ पर घाल लीजिए। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन कौन सा आता है। क्वेश्चन 11 आता है अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, 2 नंबर का। अथवा आता है चौपाई छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो जो आपके यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा हो जाएगी वो है आपकी, ठीक है, ये रही आपके यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा। काव्य में जहाँ पर किसी वस्तु या व्यक्ति का स्वाभाविकता से अधिक बड़ा चेहरा का वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसका उदाहरण है आप यहाँ पर देखते देखो 2 मेघ बरसते मैं प्यासी की प्यासी, ये आपका यहाँ पर उदाहरण हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब आपका क्वेश्चन यहाँ पर आता है कहानी उपन्यास में हमको अंतर लिखना है, ये आपका 12वां क्वेश्चन। ठीक है, तो आप यहाँ पर कहानी उपन्यास में आपको अंतर लिखना है और ये आपका 12वां क्वेश्चन है। फिर आपका यहाँ पर इसका अथवा आता है नाटक और एकांकी में आपको 2 अंतर लिखना है। तो जो आपका कहानी उपन्यास में जो आपको अंतर लिखने हैं उसका आंसर दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका कहानी उपन्यास में अंतर। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 अंतर लिखने हैं, तो दोनों को याद कर लेना। ये आपका कहानी उपन्यास में अंतर है, तो फटाक से स्क्रीनशॉट काट लीजिए। और साथ ही जो आपके क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट काट लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसान जाएगी। ठीक है, आप क्वेश्चन 13 देख लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन 13 आता है जिसमें आपको स्वयं प्रकाश और मन्नू भंडारी की साहित्यिक विशेषताएं निम्नलिखित बिंदु के आधार पर लिखी है। ठीक है, आपको 2 रचनाएं लिखनी है और आपको भाषा शैली लिखनी है। आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है। स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर मन्नू भंडारी पे आपको यहाँ पर जो साहित्यिक विशेषता लिखनी है उसका आंसर आप यहाँ पर देते हैं। जो यहाँ पर मन्नू भंडारी की भाषा शैली है, इनकी सरल, सहज, स्वाभाविक और भावा व्यक्त में सक्षम है। ठीक है, और 2 रचनाएं इनकी हो जाएगी आपका बंटी एक कहानी भी, ये आपकी मन्नू भंडारी की यहाँ पर 2 रचनाएं हैं। ठीक है, इन दोनों को याद कर लेना है। तो हमने आपको मन्नू भंडारी का आपको साहित्यिक परिचय दे दिया। ठीक है, और चंद्रमाता भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। अथवा देते बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा गया, सुसरे बागों से क्या अभिप्राय है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो चलिए आपका यहाँ पर धीरे 14 क्वेश्चन का आंसर, तो ये रहा आपका 14 क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा लीजिए। भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो ये रहा उसका आंसर। तो फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए। अब आपके यहाँ पर क्वेश्चन आता है 15वां। ठीक है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, 2 नंबर का है। अथवा वास्तविक अर्थों में संत के व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो 15वें क्वेश्चन का आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ये रहा इसका आंसर। तो 5-6 लाइन आपकी यहाँ पर दी, तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट घाल लीजिए और आपकी 1 लाइन यहाँ पर दी गई है, तो इसका स्क्रीनशॉट घाल लीजिए। अब आपके यहाँ पर आते हैं निम्नलिखित वाक्यांश के लिए 1 शब्द लिखना है, 2 भाषा है बोलने वाला और जिसका आकार ना हो शरीर का, इसके लिए आपको 1 शब्द लिखना। अथवा आता है निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। खून पसीना एक करना का जो आपका यहाँ पर जो खून पसीना एक करना, इसका आपका अर्थ होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना। और दूसरा आता है गगन में सागर बनना, इसका आपका अर्थ हो जाएगा थोड़े से बहुत करना। और जो इसको वाक्य में प्रयोग करना है वो आप यहाँ पर अपने मन से कर सकते हो, ये तो आपसे बनना चाहिए क्योंकि यार इतनी ईजी क्वेश्चन है, आपसे बनने चाहिए। और 7वां आता है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं, लिखिए। अथवा आता गंतों को मेहनत का बादशाहों का सर क्यों कहा गया है। जो आपका यहाँ पर 17वें का अथवा यहाँ पर देते हैं गंतों को मेहनत का बादशाहों का सर क्यों कहा गया, उसका आंसर आप देख लीजिए। ये रहा उसका पूरा आंसर, तो फटाक से स्क्रीनशॉट लगाइए आप। अब चलिए आपका यहाँ पर क्वेश्चन 18 आता है। तो ये रहा क्वेश्चन 18 जिसमें आपको यहाँ पर काव्यांश आपका दिया है, तो आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। 3 नंबर क्वेश्चन है, तो देख लीजिए। आपको मधु गुनगुन का राजा था, तो इसका स्क्रीनशॉट खा लीजिए। इसका अथवा देख लेते हैं। तो ये रहा इसका अथवा। ठीक है, इसका अथवा आप यहाँ पर देखते हैं, ये रहा इसका अथवा, तो फटाक से स्क्रीनशॉट खा लीजिए। और ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन, तो इसका भी स्क्रीनशॉट खा लीजिए। ठीक है, ये आपको 19वां क्वेश्चन जो कि गद्दान से, इसकी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या लिखनी है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है और साथ ही जो इनके आंसर वो हम बताएंगे आपको। ठीक है,
और 20वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर मेरे जीवन का लक्ष्य विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है। ये आप अपने मन से लिख सकते हैं, ठीक है। आपको अपने मन से ही लिखना है इसमें, और आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और एक आधा विज्ञान में कोई 3 विषयताएँ लिखिए, आप ऊपर कर लेना। और फिर 21वां आता है जो कि आपका आपराधिक काव्यांश है। और आप यहाँ पे इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं तो जो इसी क्वेश्चन रहते हैं, इन क्वेश्चन के आंसर आपको इसी मिल जाती है। आपके 4 नंबर वो फ्री के रहते हैं, 4 नंबर के वो आपके नंबर फ्री के ही हैं, क्योंकि जो 3 क्वेश्चन रहते हैं इनके आंसर आपको इसी में मिलने वाले हैं। और चलिए आपका यहाँ पर आता है अथवा का आता है। अथवा आपको दिखा देते हैं, निम्नलिखित आपराधिक गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये रही आपके 3 क्वेश्चन, ठीक है। आपके 3 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, तो इन्हीं के जो आंसर है वो आपको इसी में मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। 22वां क्वेश्चन आता है, तो 22वां क्वेश्चन देख लीजिए। आप यहाँ पर विद्यालय के प्राचार्य को शाला शुल्क से मुक्ति हेतु आवेदन पत्र 4 नंबर का है, अथवा देख लीजिए। और 23वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपको यहाँ पर निबंध लिखना है। तो फाइनली हमने आपको जो यहाँ पर हिंदी का पेपर वो करा दिया पूरा, और जिस क्वेश्चन के आंसर हमने नहीं कराए वो उन क्वेश्चन के आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी रखी है, तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आपको टेलीग्राम में सभी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।